सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं लेडी बर्ड जॉनसन के कोट के साथ। लेडी बर्ड कहती है द एनवायरनमेंट इज वेयर वी ऑल मीट, वेयर वी ऑल हैव अ म्यूचुअल इंटरेस्ट, इट इज़ द वन थिंग ऑल ऑफ अस शेयर। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट एनवायरनमेंट। यहाँ पे बेसिकली जो एनवायरनमेंट है उसको बताया गया एक कॉमन प्लेस। क्या बताया गया है? एक कॉमन प्लेस जहाँ पे जो डिफरेंट स्पीशीज़ है वो आके मिलती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर डिफरेंसेस, कि हम चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे बर्ड हो, चाहे इंसेक्ट हो, हम सब जो है कॉमन प्लेस जो हमारा एनवायरनमेंट है वहाँ पे मिलते हैं। सो यहाँ पे हमारी जो है एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एनवायरनमेंट है इसकी केयर करें और इसको प्रोटेक्ट करें। तो यही कुछ कोड का मतलब है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आज जो मई 22 है, इस दिन को द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम अर्बन एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। सो यही आज का कुछ हमारा जो है एडिटोरियल है, और आई होप आपको इस कोड का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। इन दिस एडिटोरियल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, थ्रेट क्या क्या है इसको। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है टू प्रोटेक्ट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, और क्या क्या जो है अर्बन एंगल होते हैं इसके, इंडिया क्या एक्शन कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ जो है हम अपना जो एम है अपने नॉलेज पुल को बढ़ाना, उसको कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स डिस्कस अवर डिस्कशन। सो व्हाट इज़ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? देखो, बायो होती है लाइफ और डाइवर्सिटी होती है विविधता। तो जो लाइफ की जो विविधता है या कह लीजिए वैरायटी ऑफ लाइफ है, उसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे रहते हैं वो सब किस में आते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आते हैं, या कह लीजिए बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। अब सिचुएशन क्या है अर्थ के ऊपर, क्योंकि आप वो सब पता है कि एंथ्रोपोसेनिक जो है सेंट्रिक होता जा रहा है सारा कुछ। तो यहाँ पे हमारे अर्थ के ऊपर करंट सिचुएशन ऐसी है कि 25% जो स्पीशीज़ हैं, मैं यहाँ पे ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर जो स्पीशीज़ है 25% जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्शन के जो है रिस्क पे है, कि वो जो है अर्थ से फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ दे आर गोइंग टू एलिमिनेट, उसे ही कहते हैं रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो 25% ऐसी स्पीशीज़ है जो हमारी अर्थ से गायब होने की कगार पे है। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आज के दिन को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये डे कब बनाया गया था? बेसिकली आपको पता होगा कि हमारा जो रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसके अंदर जो है 3 जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन निकल के आई थी प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली एनवायरनमेंट को, जिसमें से एक था हमारा INSCCC क्लाइमेट चेंज वाला, एक था हमारा जो है कॉम्बैट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, एक था हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो UNCBD जो था वो हमारा इस दिन आया था। तो इसी दिन को हम इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो हमारा UNCBD है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके अंदर एक हमारा फ्रेमवर्क है जिसको कुंगिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के रूप कहा जाता है। बेसिकली इसका मेन गोल यही है कि हमारे अर्थ पे से 30% लैंड और वाटर जो एरिया है उसको कंजर्व करना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया कि हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो कुंगिन मॉन्ट्रियल जो फ्रेमवर्क है वो 30% को टारगेट करता है बाय 2030, कि 2030 तक जो है हमें 30% जो हमारा लैंड और वाटर एरिया है वहाँ पे बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट करना है। इसी के अंदर जो है एक टारगेट है अर्बन फोकस लेते हुए, टारगेट 12। इस टारगेट 12 के अंदर टारगेट क्या है कि हमारी जितनी भी सिटीज़ हैं इनको ग्रीन बनाना है, ठीक है, ट्री लगाने हैं, पार्क करना है, क्लीन वाटर स्पेस होना चाहिए, मतलब टोटल जो बायोडाइवर्सिटी है सिटीज़ के अंदर इसको इम्प्रूव करना है। और हमारा UN सस्टेनेबल गोल भी है 11, सेफ, ग्रीन और सस्टेनेबल सिटीज़। तो ये कुछ हमने देखा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, प्लस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है UNCBD को देखा। UNCBD के अंदर क्यूमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, फ्रेमवर्क है बेसिकली GBF वाला, इसको देखा। इसी के अंदर एक टारगेट 12 है जो सिटी को टारगेट करता है बेसिकली, उसको देखा। और हमारा SDG टारगेट 11 भी जो है सिटी को ग्रीन एरिया या कह लीजिए सस्टेनेबल सिटी बनाने के ऊपर फोकस करता है, उसको हमने देखा। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि भाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है। और अर्बन एंगल से देखा जाए तो हमारे काफ़ी सारे जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन या कह लीजिए इंटरनेशनल टारगेट्स भी है, जैसे SDG टारगेट हमारा 11 हो गया। अब ये जो सिटीज़ हैं
हमें ऑलरेडी पता है सिटी से रिलेटेड जो है हम एंगल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हीट वेव वाली हो गई, फ्लडिंग की हो गई, बहुत सारे हमने एडिटोरियल डिस्कस करे थे। तो सिटीज़ के अंदर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना डेफिनेटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीज़ें उसी चीज़ पे फोकस कर रही हैं। तो हमारी जो ग्रीन सिटी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ लिविंग इन सिटीज़। जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन, या इंडियन लेवल की बात नहीं करें, इंडिया में 30% है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर जो है हाफ पॉपुलेशन सिटीज़ के अंदर रह रही है। और 2050 तक, 2050 तक ये 70% हो जाएगी। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होगी वो सिटीज़ के अंदर रह रही होगी, और सिटीज़ के अंदर यह जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। अब अगर सिटीज़ हमारी ग्रीन होगी तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? जैसे हेल्थ बेनिफिट हो गए। जैसे हेल्थ बेनिफिट कैसे? हीट रिड्यूस हो जाएगी। आपको पता है एक कॉन्सेप्ट आ रहा है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, क्योंकि अर्बन एरिया जो है अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, कहीं भी जो है घर बना दिए जाते हैं, कहीं भी जो है गलियां बना दी जाती है, तो अनस्ट्रक्चर्ड जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल के कॉन्क्रीट जंगल बन जाते हैं। कॉन्क्रीट जंगल में बेसिकली होता क्या है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कंक्रीट हो गया, आयरन हो गया, ये एब्जॉर्ब करता है हीट को, फिर जब शाम होती है तो वो रिलीज़ करता है। तो जो हमारा अर्बन एरिया है वो मोर और लेस 4 to 5 डिग्री जो है ज़्यादा जो है हीट करता है कंपैरेटिवली जो अर्बन कंक्रीट जो स्ट्रक्चर्ड अर्बन एरिया है उससे। ठीक है, तो हीट की प्रॉब्लम हो गई। इस हीट की प्रॉब्लम की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है, जैसे प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, गिग वर्कर्स वाला अपना याद करो। उसके बाद फ्लड कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद एयर जो है पॉल्यूटेड नहीं होती, और जो नॉइस है उसको भी रिड्यूस कर देती है ग्रीनरी। तो मतलब अर्बन एरियाज़ के अंदर ग्रीन एरिया होना मतलब कि एक बून है। क्यों? क्योंकि हीट को रिड्यूस करता है, फ्लड आ जाती है तो फ्लड को रिड्यूस करता है। स्पॉन सिटी कॉन्सेप्ट याद होगा। फिर उसके बाद अगर जो हमारी एयर्स है उसको क्लीन करता है, देन जो नॉइस होता है उसको लोअर करता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं किसके? अर्बन ग्रीन एरियाज़ के। वैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है फ्रैंकफर्ट का, कि फ्रैंकफर्ट में ग्रीन बेल्ट होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो 3.5 डिग्री जो है रिड्यूस हो गया है, और ह्यूमिडिटी जो है 5% इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो ग्रीन बेल्ट है ये रिड्यूस करने के लिए, हमने यहाँ पे भी देखा था, रिड्यूस करने के लिए हेल्प करती है। प्लस मेंटल हेल्थ और रिक्रिएशन के अंदर जो पार्क्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं। और इंडिया जो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उससे भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है। तो ग्रीन एरिया डेफिनेटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकलिंग द प्रॉब्लम जो इंडिया फेस करने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे ट्रीज़ होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, डेफिनेटली उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। एक स्टडी के अंदर पाया गया था कि जो एक ट्री है जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज? पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, फ्रेश एयर प्रोवाइड कराता है, फ्लड को कंट्रोल करता है, नॉइस को रिड्यूस देता है। इसके लिए अगर एक ट्री की जगह इक्विपमेंट लगाया जाए तो हमारा जो खर्चा होगा पर ईयर 8 करोड़ पर स्क्वायर किलोमीटर होगा। तो हमारा जो ट्री है कहीं ना कहीं 8 करोड़ पर स्क्वायर किलोमीटर जो है हमें सेव करके देता है। तो ग्रीन एरिया डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है अर्बन एरियाज़ के अंदर। अब इंडिया की क्या सिचुएशन है स्पेशली ग्रीन एरिया के अंदर, और आपको सभी को पता है कि जो हमारे इंडियन सिटीज़ हैं बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड हैं, प्रॉपरली जो है ग्रीन स्पेस वाला जो है वो डिज़ाइन नहीं गया, स्पॉन्स सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिज़ाइन नहीं किया गया हमारे यहाँ पे। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसकी रिपोर्ट बेसिकली यही बताती है कि हमारे यहाँ जो मेजर इंडियन सिटीज़ हैं उसमें अराउंड जो ग्रीन कवर है सिर्फ 10.26% है, मतलब 33% एरिया भी हमारे यहाँ पे ग्रीन नहीं है, सिर्फ 10.26% है। अगर स्टेट वाइज बात करें तो यहाँ पे जो मेजर जो सिटीज़ हैं जिसके अंदर बहुत कम जो है ग्रीन एरिया है वो है हमारे बेंगलुरु 6.85%, और यही शायद रीज़न है कि बेंगलुरु जो है वो हर साल जो है फ्लडिंग की प्रॉब्लम फेस करता है, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करता है, और जो है हीट अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट वो वाली प्रॉब्लम फेस करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन एरिया नहीं है। चेन्नई हो गया, फ्लडिंग की प्रॉब्लम आम है, और हमारा अहमदाबाद हो गया। तो ये सारी जो सिटीज़ हैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन हमें पता चल रहा है कि ग्रीन एरियाज़ नहीं है, तो इसलिए जो सिटीज़ हैं वो इन सब प्रॉब्लम को फेस करती हैं। तो ये जो नुकसान हमारा ये हमने देखा था इकोनॉमिक वैल्यू जो ये हर साल इन सिटीज़ को फेस करनी पड़ती है। और चेन्नई जो है 2021 से 23 की यहाँ पे रिपोर्ट में बता रखा है कि 2.6 स्क्वायर किलोमीटर जो है, और हैदराबाद 1.6 स्क्वायर किलोमीटर जो है ग्रीन स्पेस लॉस कर चुका है।
अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो है यूएन की गाइडलाइंस वगैरह नहीं है, यहाँ पे डेफिनेटली है यूएन का 300 रूल्स है फॉर द सिटीज़। क्या चीज़ है ये हमारा 300 रूल्स फॉर द सिटीज़। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, क्योंकि अगर अर्बन एरिया और एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। ये जो हमारा यूएन का रूल है 300, ये कहता है कि 3 ट्री जो है हर जो होम हो गया या स्कूल हो गया उसके आसपास लगाने चाहिए। 30% जो ट्री कवर है हर नेबरहुड में होना चाहिए, और एक पार्क तो होना चाहिए 300 वॉकिंग डिस्टेंस पे। लेकिन इंडिया की क्या रियलिटी है स्पेशली सिटीज़ की, वो बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद अच्छे से बताता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लोकल प्लान देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे लोकल एक्शन प्लान कैसे हैं। देखो हमारे यहाँ पे एक सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स है, और देखो इंडेक्स जितने भी होते हैं ये कहीं ना कहीं एक रिमाइंडर होता है, स्टार्क रिमाइंडर होता है कि हमारी जो है पोजीशन क्या है। जब ये रिमाइंडर हमें आता है तो हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली जैसे टेस्ट होते हैं, तो यही यहाँ पे बता रखा है सिटी बायोडाइवर्सिटी जो इंडेक्स है, इसके रिपोर्ट कार्ड में बेसिकली यही चेक किया जाता है कितनी अच्छी एक सिटी है। 3 मेन एक्सपेक्ट होते हैं, लोकल स्पीशीज़ कितनी है, बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है क्लीन एयर या वाटर का, और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। इस इंडेक्स के अंदर जो हमारी सिटीज़ हैं जैसे कोची हो गई, गैंगटॉक हो गया, नागपुर हो गया, ये ऑलरेडी जो है इस इंडेक्स को जो है डेवलप करती है, और इसके अंदर सक्सेस स्टोरी को भी देखने को मिलता है। जैसे हमें कोयम्बेडू मार्केट हो गया चेन्नई का, तो इस इंडेक्स के अंदर इसकी जो रैंकिंग है डेफिनेटली यहाँ पे बड़ी है। अब ये जो अदर इनिशिएटिव भी है चेन्नई में जो कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो इन इंडेक्सेस का जो रोल होता है लोकल एरिया की प्लानिंग के अंदर बहुत इमेंस होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे जो इंडेक्सेस हैं वो हर एक सिटी को जो है वो निकालने चाहिए। ठीक है, ये समझ आ रहा होगा आपको कि ये जो इंडेक्सेस होते हैं कहीं ना कहीं स्टार्क रिमाइंडर होता है कि हमारी पोजीशन क्या चल रही है, और जब हमारी पोजीशन चलती है तो हमें कंपटीशन आता है कि भाई वो सिटी जैसे यहाँ पे कोयम्बेडू चेन्नई जो हो गया, इसने जो है अपनी मार्केट को है ना ग्रीन मार्केट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो स्टार्क रिमाइंडर है ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन लेके आता है कि हमें भी इम्प्रूव करना है। अब चैलेंजेस तो हमने सारे देख ही लिए, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में जो विक्टिम होता है बेसिकली वो हमारा एनवायरनमेंट ही होता है। जो बिल्डिंग और रोड के लिए ट्री को काट दिया जाता है, वाटर बॉडीज जो होती हैं उनको कूड़ा डाल डाल के पॉल्यूटेड कर दिया जाता है, देन उन पे एंक्रोचमेंट कर दी जाती है, उसके ऊपर फिर घर बना दिया जाता है, यही बेसिकली होता है। उसके बाद जो गार्डन्स वगैरह होते हैं, मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स होती है उसको रिप्लेस कर देती है। केरला के अंदर भी एक जजमेंट आया था कि फ्लड प्लेन एरिया के अंदर या कह लें सी बेड एरिया के अंदर उन्होंने क्या करा था, एक बहुत बड़ी जो है शानदार बिल्डिंग बना दी थी, उसके डेमोलिशन के लिए जो है हमारे कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, एनजीटी ने। तो ये सारी जो सिटीज़ को प्रॉब्लम फेस कर, एनवायरनमेंट को बेसिकली सिटीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सॉल्यूशन बेसिकली सॉल्यूशन वही सारे हैं जो हमने देखे, ग्रीन एरिया और वाटर बॉडीज़ को जो है लीगली जो है मेंटेन करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। ट्री ऐसा एक रूल बना देना चाहिए कि जैसे हमारा यूएन का 300 था, उस रूल को मैंडेटोरी कर देना चाहिए। रूफटॉप गार्डन हो गए, किचन गार्डन हो गए, इनको प्रमोट करना चाहिए। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जैसे एनजीओ हो गया, हमारे पब्लिक ग्रुप हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की जो रीसेंट जजमेंट थी अभी गाचीबोली हैदराबाद आईटी बिल्डिंग को लेके, तो ये कहीं ना कहीं एक रिमाइंडर है कि डेवलपमेंट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट, लेकिन नेचर को डिस्ट्रॉय करके डेवलपमेंट कभी नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको जो आज का जो डिस्कशन था अर्बन एरिया प्लस एनवायरनमेंट, ठीक है, दोनों जो कोलैब हो गए थे, ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि अर्बन एरिया की वजह से जो है एनवायरनमेंट कैसे जो है इफेक्ट होता है, और वो इफेक्ट होता है इसकी वजह से इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो ह्यूमंस को देखने को मिलता है। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो पेपर 2 के लिए टॉपिक है, ट्राई करो इसको लिखने का, क्योंकि लिखोगे तभी इम्प्रूव करोगे। और नेक्स्ट मंथ से हम जो है अपना जो पूरा ईयरली था उसको डिस्कस करना चालू करेंगे, सब्जेक्ट वाइज लेके आएंगे, ताकि जो है पूरे साल का जो रिवीजन है वो बहुत ही क्विकली हो जाए। अगर आपको ये इनिशिएटिव थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। आपको ज्वाइन करना है अगर टेलीग्राम ग्रुप, तो डिस्क्रिप्शन में जाके 2 लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे जाके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे भाई ये जो बुकर प्राइज़ है क्यों न्यूज़ के अंदर है, ऐसा क्या हो गया कि भाई इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। देन वी विल डिस्कस कि जो है इंडिया की तरफ से इस बुकर प्राइज़ को किस किस ने जीता है, रिसेंटली किसी ने जीता है, नहीं जीता है, या फिर पास्ट ईयर में जीता है या नहीं जीता है, उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो देखो ये जो बुकर प्राइज़ है हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंडियन एक कन्नड़ राइटर हैं बानू मुस्ताक, उन्होंने ये जो है इंडियन बुकर प्राइज़ जो है वो जीता है।
कौन सी बुक के लिए? अपनी बुक हार्ट लैम्प के लिए। इस एडिटोरियल को, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम में इनकी जो है नॉमिनेशन के लिए गई थी, वो जीता नहीं था। ठीक है, तो दोनों को क्लब करके पढ़ना एक बार, वहाँ पे मैंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो ये जो था, ये 12 शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में जो बुक जीतती है वो इंग्लिश की होती है, तो यहाँ पे ट्रांसलेट करने वाली थी हमारी दीपा भाष्ती। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये फर्स्ट एवर ऐसी बुक है कन्नड़ वर्क की जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है, और फर्स्ट टाइम एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले इंडिया की कौन सी राइटर ने जीता था? गीतांजलि श्री ने जीता था अपनी बुक के लिए, टॉम ऑफ सैंड के लिए। तो आई होप ये अच्छे समझ आ गया होगा। और इस बुकर प्राइज़ के अंदर देखो, यहाँ पे मेंस के लिए भी एक पॉइंट है, मेंस के लिए एक पॉइंट है, मतलब कि आपकी जो एस्से राइटिंग है उसके लिए एक पॉइंट है, अगर डाइवर्सिटी पे एस्से आ जाता है तो देखो यहाँ पे बता रखा है कि उन्होंने अपनी बुक के अंदर एम्फसाइज करा था कि पावर ऑफ डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड कलेक्टिव स्टोरी टेलिंग। बेसिकली जो हमारी इंडिया के अंदर जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ, तो उसको लेके कहीं ना कहीं इनकी बुक के अंदर लिखा गया था। तो ये सारे पॉइंट्स जो है, कभी डाइवर्सिटी के ऊपर आ जाए या रिलीजियस हार्मोनी के ऊपर आ जाए, तो ये सारे पॉइंट हम वहाँ पे भी लिख सकते हैं, तभी जाके जो हमारा ऐसे है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, क्योंकि हम अलग अलग डायमेंशन से चीज़ों को लेके आते हैं। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 1 है, ट्राई करो अटैम्प्ट करने का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और अपनी थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी सेट करो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी तो किसी दिन तुम लैप्स कर दोगे और आपको पता चलेगा पेपर वाले दिन कि कितने सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे डेली डिस्पैच डिस्कशन से आपको मिलेंगे वहाँ पे आपके पेपर के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली सारी चीज़ें जो हैं हम न्यूज़पेपर से ही लेके आ रहे हैं, कहीं इधर उधर से नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, पर्सोना नॉन ग्रांटा। देखो सबसे पहले तो यही डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो न्यूज़ है ये क्यों न्यूज़ में है, फिर डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ दिस पर्सोना नॉन ग्रांटा। ठीक है, देन उससे रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो तो डिस्कस करते हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अभी पाकिस्तानी जो हाई कमिश्नर थे उनको पर्सोना नॉन ग्रांटा जो है वो इशू कर दिया है। और इशू करने के बाद, इशू करने का रीज़न क्या है कि उनकी जो डिप्लोमेटिक स्टेटस था हमारी इंडिया के अंदर, उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी थी वो करनी चाहिए थी, लेकिन फालतू काम कर रहे थे डेफिनेटली, इसीलिए जो है पर्सोना नॉन ग्रांटा जो है वो इशू करा गया पाकिस्तानी हाई कमीशन ऑफिसर्स को। ठीक है, अब ये होता क्या है पर्सोना नॉन ग्रांटा, और कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसके अंदर ये कवर होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो ये जो पर्सोना नॉन ग्रांटा है, सबसे पहले तो समझो ये ग्रीक वर्ड नहीं, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अनवेलकम पर्सन। तो ये जो पर्सोना नॉन ग्रांटा है ये डिप्लोमेसी के अंदर किसी डिप्लोमेट या फॉरेन पर्सन को जो है इशू कर सकते हैं अपनी कंट्री से बाहर भगाने के लिए, या फिर अपनी कंट्री के अंदर ना एंटर होने के लिए। मतलब दोनों ही चीज़ें, अगर एंटर हो चुका है तो पर्सोना नॉन ग्रांटा अगर इशू कर दिया तो वो जो डिप्लोमेट है, फॉरेन पर्सन है, उसको हमारी इंडिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर इंडिया के अंदर नहीं है तो भी हम इशू कर सकते हैं कि हमारी इंडिया में ना आए। ठीक है, दोनों चीज़ें ये कवर होता है हमारे वियना कन्वेंशन फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशन के आर्टिकल 9 में। ये जो वियना कन्वेंशन है ये हुआ था साइन कब? 1961 में। इसके अंदर सिंपल बता रखा है, अ कंट्री कैन डिक्लेयर एनी मेंबर ऑफ द डिप्लोमेटिक स्टाफ नॉन एट एनी टाइम विदाउट हैविंग टू एक्सप्लेन। मतलब कोई ना तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है, किसी भी टाइम इशू कर सकती है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक तरह से कह लीजिए कि अपनी जो है मनमानी भी हो सकती है, कि अगर इंडिया चाहे तो किसी भी टाइम पे विदाउट एनी इशू, कहीं और इशू हो उसकी वजह से भी ये इशू कर सकती है। जैसे हमारे अभी जो रिसेंटली हो रहा है वो क्या हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, अब ये जो डिक्लेरेशन होता है, जब ये डिक्लेयर कर देते हैं किसी पर्सन को तो उसे अपने घर जाना पड़ता है, वही सारी चीज़ बता रखी है। और बिफोर अराइविंग भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, कोई फिक्स रूल इसके लिए नहीं है। ठीक है, टिट फॉर टैट सैंक्शन भी करा गया था पहले कि तुमने हमारे करा तो हम तुम्हारे कर देंगे, पर्सोना नॉन ग्रांटा। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, इससे ज़्यादा इसमें ऐसा है नहीं। यहाँ पे वियना कन्वेंशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हो गया, प्लस ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चले, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अब सबसे पहले तो यही डिस्कस करेंगे क्यों ये न्यूज़ में है, फिर ये स्कीम क्या चीज़ है। ठीक है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो आज के दिन बीकानेर राजस्थान से जो 103 अमृत स्टेशन जो है इनॉग्रेट करने वाला जो इवेंट है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से करेंगे। तो बीकानेर राजस्थान से इसका इनॉग्रेशन हो रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम का। इस स्कीम के अंदर रीडेवलपमेंट, जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन है उनका पुनर्जागरण कह लीजिए कि उनको रिनोवेट किया जाएगा, वो इसके स्कीम के अंदर था।
और इसको दिव्यांग फ्रेंडली भी बनाया जाएगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी। तो अगर जो है PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई ऐसे आ जाता है तो इस स्कीम को वहाँ पे कोट करना मत भूलना, और अगर पेपर 1 के अंदर आ जाता है तो इसका आंसर करना मत भूलना, ठीक है। अब ये तो थोड़ी सी स्कीम देख लेते हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है, क्योंकि रेलवे का ही रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। एक चीज़ ज़रूर याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, इसके अंदर इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो है नए स्टेशन के ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो ऑलरेडी स्टेशन एग्जिस्टेंस में है उनको रीडेवलप किया जा रहा है, ठीक है। ये समझ आ गया होगा। बाकी वही सारी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, साइनेज वगैरह दिया जाएगा, न्यू फैसिलिटी बनाई जाएगी अपग्रेडिंग करके, जो रेलवे स्टेशन है उसको वाइब्रेंट सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन नए रेलवे स्टेशन नहीं बनाए जाएंगे, जो ऑलरेडी हैं उनको रिनोवेट किया जाएगा, बस ये याद रखना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट चलते हैं INSV कौंडिन्या, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर का नेम है। सबसे पहले तो वही डिस्कस करेंगे कि वाई दिस न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर, कि ये न्यूज़ क्यों आई है, फिर उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीज़ है। देखो ये जो कौंडियाना है, कौंडिया जो है INSV, ये हमारे जो नवल बेस है कारवार के अंदर, इसको बेसिकली अभी जो है इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी के अंदर। ये जो हमारा INSV कौंडिन्या है, जो आपको ये वाला शिप दिख रहा है, इसकी बात कर रहे हैं, ये इंस्पायर्ड हुआ है बेसिकली अजंता केव जो है उसकी एक पेंटिंग से। अजंता केव की पेंटिंग में ऐसी कुछ पेंटिंग थी, तो उससे इंस्पायर्ड होके जो हमारा ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है, मतलब 3 पार्टियों ने मिलकर जो है एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंदर जो हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री हो गई, हमारी नेवी हो गई और हुडी इनोवेशंस हो गई, ठीक है। तो मतलब कि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी है। इन तीनों ने मिलके जो है इस INS कौंडिन्या को जो है डेवलप किया है, लेकिन फंड टोटल हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री ने दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी। थोड़ा सा यूनिक था, क्योंकि अजंता केव की जो है पेंटिंग से इंस्पायर होकर ये बनाया गया है, तो अपने आप में थोड़ा सा यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चले लॉयंस। देखो ये लॉयंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एशियाटिक लॉयन पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ इंडिया के अंदर पाया जाता है, और इंडिया में भी सिर्फ गुजरात में पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए, ठीक है। तो न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसीलिए कि जो लॉयन की पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी है 32% तक, ठीक है। और कहाँ मिलता है? सिर्फ गुजरात में मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है? गिरी नेशनल पार्क में, और फिर उसके बाद उसके सराउंडिंग एरिया पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं लॉयन से रिलेटेड, क्योंकि डायरेक्टली जो न्यूज़पेपर है वहाँ से तो देगा नहीं, थोड़ा इधर उधर घुमा देता है, क्योंकि अब जैसे कंपटीशन हाई हो रहा है वैसे वैसे यूपीएससी भी जो है CAPF अपने आप को एडवांस किए जा रहा है। तो जो हमारे लॉयंस है ये सेकंड लार्जेस्ट कैट स्पीशीज़ है। तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि लार्जेस्ट कैट स्पीशीज़ कौन सी है। तो हमारा लॉयन है सेकंड लार्जेस्ट, नॉट द लार्जेस्ट। इसकी 2 सब स्पीशीज़ होती हैं, एक है अफ्रीकन लॉयन, एक है एशियाटिक लॉयन, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। जो हमारा एशियाटिक लॉयन है वो स्लाइटली स्मॉलर है, किससे? कंपैरेटिवली अफ्रीकन लॉयन से। और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता भी है, याद रखना, ठीक है। ये जो है एकदम जो है फुलर मेन टाइप का होता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है और डार्कर मेन होती है इसकी। जो हमारा एशियाटिक लॉयन है वो फीमेल्स के साथ रहता है, जो अफ्रीकन लॉयन है वो फीमेल्स के साथ नहीं रहता। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? गिरी नेशनल पार्क और उसके सराउंडिंग एरिया के अंदर। ये हमारा सब सहारा और वेस्टर्न अफ्रीका में रहता है। उसके बाद हैबिटेट इसका ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, और इसका हैबिटेट सवाना हो गया, श्रबलैंड हो गया, ग्रासलैंड हो गया, वो सारा है, क्योंकि वो अफ्रीका के अंदर। कंजर्वेशन स्टेटस जो इंपॉर्टेंट है ये याद रखना थोड़ा सा। जो हमारा एशियाटिक लॉयन है, जो हमारे वाला लॉयन है, जो गुजराती लॉयन है, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ठीक है। बाकी वो जो अफ्रीका वाला है वो वनरेबल है, एंडेंजर्ड नहीं है। एंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ है सारी साइट की हो गई, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इनके शेड्यूल या अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है। और ये जो हमारा CMS है इसके अपेंडिक्स 2 के अंदर ये दोनों आते हैं। ये CMS क्या होता है? कंजर्वेटरी ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़, ठीक है। इसके अपेंडिक्स 2 में आता है। तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना, कहाँ कहाँ पाया जाता है वो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 5। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों। देखो अटैम्प्ट ज़रूर करा करो, क्वेश्चन को अटैम्प्ट ज़रूर करा करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कल के जो क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन दे रखे हैं, थोड़ा सा एक बार टैली कर लेना कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही है या नहीं है। सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। टेक केयर, कल फिर मिलते हैं।